Assalamu alaikum viewers, I hope you all fine. I am Alfnan Khan and today we will discuss about peptides and proteins. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Amino acids can be joined covalently through peptide bonds to form peptides and proteins. कि जो amino acids हैं वो covalently join करते हैं through peptide bonds और peptides and proteins बनाते हैं. Cells generally contain thousands of different proteins, each with a different biological activity. कि cells में thousands of different proteins present हैं और हर जो protein है उसका different biological function है. When a few amino acids are joined in this fashion, the structure is called as oligopeptide. It's mean कि जब amino acids covalently peptide bond के जरिए joined करेंगे तो उसको हम कहते हैं कि वो oligopeptide. It's mean short chain of amino acids. When many amino acids are joined, the product is called as polypeptide. कि अगर उससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा amino acid join कर जाएंगे तो वो जो product बनेगा that is polypeptide. Next proteins. Proteins may have thousands of amino acid residue. अब जब हमने oligopeptides की बात की तो उस वक्त few amino acids थे और जब polypeptides की बात की तो बहुत ज़्यादा amino acids आ गए. जब अब हम प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं तो उसमें है thousands of amino acid residue जो कि मिलकर प्रोटीन्स बनाते हैं. Next, this is about the formation of peptide bond by condensation. The alpha amino group of one amino acids with R2 group act as nucleophile to replace the hydroxyl group of another amino acids with R1 group, forming a peptide bond shaded in light red. It's mean यहाँ पर कि जो सिंगल अमाइनो एसिड है उसमें से अमाइनो ग्रुप का जो एक H है वो इन्वॉल्व होता है और दूसरे अमाइनो एसिड्स का जो कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है वो इसमें इन्वॉल्व होता है और इसमें वाटर जो है वो इवॉल्व होता है और इसके नतीजे में जो बांड बनता है C डबल बांड O NH. दिस इज़ द पेप्टाइड बांड. अमाइनो ग्रुप्स आर गुड न्यूक्लियोफाइल के जो अमाइनो ग्रुप्स होते हैं वो गुड न्यूक्लियोफाइल हैं, लेकिन हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो पुअर लिविंग ग्रुप है एंड इज़ नॉट रेडिली डिस्प्लेस्ड और इसको रेडिली पर डिस्प्लेस नहीं कर सकते बिकॉज हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर द पुअर लिविंग ग्रुप. At physiological pH, the reaction shown here does not occur to any appreciable extent. कि अगर एक physiological pH की बात करें तो ये जो रिएक्शन ये इस स्लाइड में शो किया गया है ये ऐसे नहीं होता. Although the term proteins and polypeptides are sometimes used interchangeably, molecules referred to as polypeptide generally have molecular weights below 10,000 and those called proteins have higher molecular weights. कि although जो proteins और polypeptides हैं इनको sometime interchangeably हम use कर लेते हैं, लेकिन polypeptides वो molecules होते हैं जिनका molecular weight 10,000 से below होता है और proteins वो हैं जिनका molecular weight 10,000 से ज़्यादा होता है. Next, 3 amino acids can be joined by 2 peptide bonds to form a tripeptide. Similarly, 4 amino acids can be linked to form a tetrapeptide and 5 to form pentapeptide and so on. कि 3 अमाइनो एसिड्स को हम 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स के साथ ज्वाइन करके ट्राईपेप्टाइड बना सकते हैं और 4 अमाइनो एसिड्स को हम ज्वाइन कर सकते हैं और बना सकते हैं टेट्रापेप्टाइड्स और 5 को जब हम करेंगे तो पेंटापेप्टाइड एंड सो फोर्थ. इस तरह नेक्स्ट जो है वो सीरीज चलती जाएगी. नेक्स्ट इज दिस इज़ एग्जांपल ऑफ पेंटापेप्टाइड. इसमें 5 अमाइनो एसिड्स हैं. पहला है सीरीन, दूसरा है ग्लाइसिन, तीसरा है टायरोसिन और चौथा है एलानिन और पांचवा है ल्यूसिन. पेंटापेप्टाइड सिराइल, ग्लाइसाइल, टायरोसाइल, एलानिन, ल्यूसिन ये इसका पूरा नाम है और इसमें ये देखिए सीरीन, ग्लाइसिन, टायरोसिन, एलानिन, ल्यूसिन ये इसका 3 एब्रीविएशन नेम और ये सिंगल एब्रीविएशन नेम. Peptides are named beginning with amino terminal residue. के जो पेप्टाइड्स हैं उनको नेम कैसे दिया जाता है, अमाइनो टर्मिनल से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से इससे और यहाँ तक हम अमाइनो एसिड को रीड करेंगे. विच बाय कन्वेंशन इज प्लेस्ड एट द लेफ्ट, जो इसको कन्वेंशन के तौर पर लेफ्ट साइड पे रखा जाता है. द पेप्टाइड बॉन्ड्स आर शेडेड इन लाइट रेड एंड आर ग्रुप्स आर इन द रेड. के जो ये पेप्टाइड बॉन्ड है ये लाइट रेड है और जो इसके वो ग्रुप्स हैं जो फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं एज अ आर ग्रुप
तो उनको जो है वो रेड कलर में शो किया गया है. In a peptide, the amino acid residue at the end with a free alpha amino group is the amino terminal or N-terminal residue. The residue at the other end, which has a free carboxyl group, is the carboxyl terminal C-terminal residue. ये बेसिकली ये बताया गया है कि पेप्टाइड्स में वो माइनस रेजिड्यू जो एक एंड पे होते हैं और उनमें फ्री अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट हो, लाइक यहाँ पर ही अब फ्री अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है तो इसको अमाइनो टर्मिनल कहते हैं, और दूसरी साइड पे एक फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है तो इसलिए इसको सी टर्मिनल एंड कहते हैं या सी टर्मिनल रेजिड्यू कहते हैं. Next, when an amino acid sequence of a peptide, polypeptide or protein is displayed, the amino terminal end is placed on the left and carboxyl terminal end on the right. ये हम पीछे डायग्राम में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब अमाइनो एसिड सीक्वेंस किसी भी पेप्टाइड की, पॉलीपेप्टाइड की या प्रोटीन की डिस्प्ले की जाती है तो उसमें जो अमाइनो टर्मिनल होता है उसको लेफ़्ट साइड पे रखा जाता है, कार्बोक्सिल टर्मिनल को राइट पे. The sequence is read left to right beginning with a amino terminal end. तो सीक्वेंस को भी बिल्कुल वैसे ही हमने रीड करना है जैसे हमने पिछले डायग्राम को एक्सप्लेन किया जो कि एक पेंटापेप्टाइड था तो उसको हमने रीड किया लेफ़्ट टू राइट. स्टार्ट किससे किया था? अमाइनो टर्मिनल एंड से. Although hydrolysis of the peptide bond is an exergonic reaction, it occurs only slowly because it has a high activation energy. कि जो पेप्टाइड बॉन्ड की अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो ये बहुत ज़्यादा एक्सर्गोनिक रिएक्शन है और ये उस वक्त ही होगा जब इसमें हाई एक्टिवेशन एनर्जी अवेलेबल होगी. एज अ रिजल्ट द पेप्टाइड बॉन्ड्स इन प्रोटीन्स आर क्वाइट स्टेबल. तो इस वजह से जो पेप्टाइड प्रोटीन्स हैं उनमें पेप्टाइड बॉन्ड जो हैं वो स्टेबल होते हैं विद एन एवरेज हाफ लाइफ T1/2 ऑफ अबाउट 7 years अंडर मोस्ट इंट्रासेलुलर कंडीशंस. कि जो पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रोटीन्स में हैं उनकी हाफ लाइफ कितनी है? राउंड अबाउट 7 साल है, वो भी एक अंडर इंट्रासेलुलर कंडीशंस में. नेक्स्ट, पेप्टाइड्स कंटेन ओनली वन फ्री अल्फा अमाइनो ग्रुप एंड वन फ्री अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप एट ऑपोजिट एंड ऑफ द चेन. ये हमने पीछे डायग्राम में भी देखा और इसको आगे भी डिस्कस करते हैं फिगर 3.15 में कि जो पेप्टाइड्स हैं उनमें एक फ्री अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है और एक फ्री अमाइनो अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है. These group ionize as they do in free amino acids, although the ionization constant are different because an oppositely charged group is no longer linked to the alpha carbon. अब वो कह रहे हैं कि ये ग्रुप आयोनाइज हो जाते हैं जैसे कि फ्री अमाइनो एसिड्स में होता है और ऑल्दो ये जो इनके आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे. क्योंकि जो अपोजिटली चार्ज ग्रुप हैं वो अल्फ़ा कार्बन के साथ लिंक नहीं करते. नेक्स्ट, द अल्फ़ा अमाइनो एंड अल्फ़ा कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ ऑल नॉन टर्मिनल अमाइनो एसिड्स आर कोवलेंटली जॉइंट. कि जो अल्फ़ा अमाइनो और अल्फ़ा कार्बोक्सिल ग्रुप्स है ऑल नॉन टर्मिनल अमाइनो एसिड्स के वो कोवलेंटली जॉइंट करते हैं और वो आयोनाइज भी नहीं होते और ना ही वो कंट्रीब्यूट करते हैं टू द टोटल एसिड बेस बिहेवियर ऑफ द पेप्टाइड्स में. होएवर लेकिन जो उनके फंक्शनल ग्रुप्स हैं इन द फॉर्म ऑफ आर ग्रुप्स वो आयोनाइज होते हैं और वो पेप्टाइड्स में ये कंट्रीब्यूट करते हैं टू द ओवरऑल एसिड बेस प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मॉलिक्यूल. नेक्स्ट, ये एक दिखाया गया है एग्जाम्पल में एज अ टेट्रापेप्टाइड हैज़ वन फ्री अल्फा अमाइनो ग्रुप एंड वन फ्री अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप एंड 2 आयोनाइजेबल आर ग्रुप. मतलब जो हमने पीछे डिस्कस किया उसने कहा कि जो इसके अल्फ़ा अमाइनो कार्बोक्सिल ग्रुप हो या अल्फ़ा अमाइनो ग्रुप हो या अल्फ़ा कार्बोक्सिल ग्रुप हो ये दोनों आयोनाइज नहीं करते और एसिड बेस प्रॉपर्टीज़ को कंट्रीब्यूट नहीं करते, लेकिन जो इनके आयोनाइजेबल आर ग्रुप्स होते हैं वो एसिड बेस प्रॉपर्टीज़ को कंट्रीब्यूट करते हैं. और ये जो ग्रुप्स हैं ये आयोनाइज्ड होते हैं pH 7 पे और ये रेड कलर में शो हुए हैं ये वाले. Thus the acid base behavior of a peptide can be predicted from its free alpha amino and alpha carboxyl group combined with the nature and the number of its ionizable R group. कि जो एसिड बेस बिहेवियर अगर हमने पेप्टाइड्स का प्रिडिक्ट करना है तो हम कैसे करेंगे? उसके फ्री अमाइनो और फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप से और उसको कंबाइन करेंगे विद द नेचर एंड द नंबर ऑफ इट्स आयोनाइजेबल आर ग्रुप्स.
Next, like free amino acids, peptides have characteristic titration curves and a characteristic isoelectric pH (pi) at which they do not move in an electric field. कि जिस तरह फ्री अमीनो एसिड्स हैं वैसे ही पेप्टाइड्स में भी एक करेक्टरिस्टिक टाइट्रेशन कर्व पाई जाती है और करेक्टरिस्टिक आइसोइलेक्ट्रिक पीएच भी होती है जिस पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव नहीं कर पाते पेप्टाइड्स. Proteins can be very long polypeptide chain of 100 to several thousand amino acid residue. So, however, some naturally occurring peptides have only a few amino acid residue. ये भी वही बात है सिंपल कि जो प्रोटीन्स हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग पर जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं 100 से लेकर 1000 अमाइनो एसिड्स होते हैं लेकिन जो नेचुरली अकरिंग कुछ पेप्टाइड्स हैं उनमें सिर्फ फ्यू अमाइनो एसिड रेजिड्यू पाए जाते हैं. सम प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ सेवरल नॉन कोवेलेंटली एसोसिएटेड पॉलीपेप्टाइड चेन्स कॉल्ड सब यूनिट्स. अब कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं जो कंपोज हुई हैं बहुत ज़्यादा नॉन कोवेलेंटली लेकिन वो पॉलीपेप्टाइड चेन एसोसिएट होके कुछ प्रोटीन्स बनाती हैं और उन पॉलीपेप्टाइड चेन्स को हम सब यूनिट्स कहते हैं. दैट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोटीन्स. नेक्स्ट मैनी स्मॉल पेप्टाइड एक्सर्ट देयर इफेक्ट्स एट वेरी लो कंसनट्रेशंस. के जो स्मॉल पेप्टाइड्स हैं वो अपने इफेक्ट्स को लो कंसनट्रेशन पर एक्सर्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल अ नंबर ऑफ वर्टिब्रेट हार्मोन्स आर स्मॉल पेप्टाइड्स. दीज इंक्लूड ऑक्सीटोसिन 9 amino acid residue इसमें प्रेजेंट हैं which is secreted by the posterior pituitary gland similar to uterine contraction. कि यहाँ पर बात की गई है कि जो स्मॉल पेप्टाइड्स हैं वो अपने जो इफ़ेक्ट्स हैं उनको भी लो कंसनट्रेशंस पे एक्सर्ट करते हैं. इसकी एग्जांपल में उसने बताया ऑक्सीटोसिन जो कि एक 9 अमाइनो एसिड रेजिड्यू पर मुश्तमिल है और ये सिक्रीट होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से और यूट्राइन कंट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है. नेक्स्ट इज थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर. इसमें 3 रेजिड्यूज होते हैं जो फॉर्म्ड इन द हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ अनदर हार्मोन थायरोट्रोपिन फ्रॉम द इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स. ये इसकी दूसरी एग्जांपल थी. नेक्स्ट सिंपल प्रोटीन्स यील्ड ओनली अमाइनो एसिड ऑन हाइड्रोलिसिस. जो सिंपल प्रोटीन्स हैं वो जब उनकी हाइड्रोलिसिस की जाती है तो सिर्फ अमाइनो एसिड्स ही यील्ड होंगे लेकिन जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स हैं वो कंटेन इन एडिशन सम अदर कंपोनेंट्स सच एज मेटल और ऑर्गेनिक प्रोस्थेटिक ग्रुप्स. बिकॉज कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स के साथ साथ कोई और ग्रुप भी अटैच हो सकता है लाइक कोई मेटल जो है वो अटैच है कोई ऑर्गेनिक प्रोस्थेटिक ग्रुप. Next, how long are the polypeptide chains in proteins? As a table 3 shows, length vary considerably. यहाँ पर बताया गया कि polypeptide chains कितनी जो हैं वो long हो सकती हैं प्रोटीन्स में. अब ये टेबल 3 बताता है लेकिन ये लेंथ वेरी कर सकती हैं. यहाँ पर साइटोक्रोम C है जो ह्यूमन्स में प्रेजेंट है. अब इसमें देखें इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 12,400 है. नंबर ऑफ रेजिड्यूज 104 हैं. पॉलीपेप्टाइड चेन 1 है. अब सबसे ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन जो हैं वो ग्लूटामीन सिंथेटेज जो कि ई कॉली में प्रेजेंट है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं दैट इज़ 12. ये सम अदर एग्जांपल्स. Next is some proteins consist of a single polypeptide chain but others called multi-subunit proteins have 2 or more polypeptides associated non-covalently. कि कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं जिनमें सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट है लेकिन कुछ ऐसी हैं जिनको मल्टी सब यूनिट प्रोटीन्स कहते हैं. क्यों? क्योंकि इनमें 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड्स के सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि नॉन कोवलेंटली एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड होते हैं. अब ये जो मल्टी सब यूनिट प्रोटीन्स हैं इनमें जो इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं वो आइडेंटिकल या डिफरेंट हो सकती हैं. इफ़ एटलीस्ट 2 आर identical the protein is said to be oligomeric. कि अगर ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं इनके जो सब यूनिट्स हैं अगर उनमें से 2 आइडेंटिकल हैं तो प्रोटीन्स को हम कहेंगे कि वो ओलिगोमेरिक प्रोटीन है. और अगर आइडेंटिकल ग्रुप्स या आइडेंटिकल यूनिट्स जो हैं ऑफ द पॉलीपेप्टाइड कंसिस्टिंग ऑफ 1 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर रेफर्ड टू एज प्रोटोमर्स. अब वो जो उसमें आइडेंटिकल यूनिट्स हैं उनको हम प्रोटोमर्स कहेंगे जिनमें 2 जो पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स हैं वो आइडेंटिकल होंगे. उस प्रोटीन को हम ओलिगोमेरिक कहेंगे. और जो आइडेंटिकल यूनिट्स होंगे इट्स मीन 2 या 2 से ज़्यादा या 1 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो कि आइडेंटिकल यूनिट्स भी उनको कहते हैं उनको फिर हम कहेंगे कि वो प्रोटोमर्स हैं. A few proteins contains 2 or more polypeptide chains linked covalently. For example, insulin.
अब कुछ प्रोटीन ऐसी हैं जिनमें दो या दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स तो होती हैं, लेकिन वो कोवलेंटली लिंक्स हैं। फॉर एग्जांपल इंसुलिन में दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन कोवलेंटली लिंक्ड हैं। द अमाइनो एसिड कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन इज़ ऑल्सो हाईली वेरिएबल, कि जो अमाइनो एसिड की कंपोजिशन है किसी भी प्रोटीन की, वो भी बहुत ज़्यादा वेरी करती है। 20 कॉमन अमाइनो एसिड्स ऑलमोस्ट नेवर अकर इन इक्वल अमाउंट्स इन प्रोटीन। ये जो 20 कॉमन अमाइनो एसिड्स हैं, ये कभी भी इक्वल अमाउंट्स में नहीं आ सकते किसी भी प्रोटीन्स में। ये अमाइनो एसिड कंपोजिशन अब बताई गई है टू प्रोटीन्स की, एक है बोवाइन साइटोक्रोम सी और दूसरी है बोवाइन कीमोट्रिप्सिनोजन। अब इसमें देखें डिफरेंट नंबर हैं अमाइनो एसिड्स का। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देखते हैं ग्लूटामीन का, तो ग्लूटामीन इसमें भी 3 अमाइनो एसिड्स हैं, नंबर ऑफ रेजिड्यूज पर मॉलिक्यूल एंड परसेंटेज ऑफ टोटल भी 3 है। लेकिन ये 3 अमाइनो एसिड ग्लूटामीन के बोवाइन साइटोक्रोम सी में प्रेजेंट हैं, लेकिन जब हम बात करेंगे बोवाइन कीमोट्रिप्सिनोजन की, तो उसमें ग्लूटामीन की तादाद है 10 पर मॉलिक्यूल्स, लेकिन परसेंटेज ऑफ टोटल है 4। तो इस तरह ये नंबर जो है वो इनके वेरी करते हैं। ये डिफरेंट अमाइनो एसिड यहाँ पर शो किए गए हैं। नेक्स्ट वी कैन कैलकुलेट द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ अमाइनो एसिड रेजिड्यू इन अ सिंपल प्रोटीन्स कंटेनिंग नो अदर केमिकल कंस्ट्रेंट्स बाय डिवाइडिंग इट्स मोलेकुलर वेट बाय 110, कि अगर हमने उसमें ये देखना है कि कितने नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स रेजिड्यू प्रेजेंट हैं किसी भी सिंपल प्रोटीन्स में, लेकिन उसके अलावा उसमें कोई अदर केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट ना हो, तो देन हम उसको डिवाइड करेंगे उसके मॉलिक्यूलर वेट को 110 से, मतलब 110 से उसके मॉलिक्यूलर वेट को हम डिवाइड करेंगे। ऑल्दो द एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 20 कॉमन अमाइनो एसिड्स इज अबाउट 138, कि जो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट है 20 कॉमन अमाइनो एसिड्स का सब का मिला के 138 है, लेकिन जो स्मॉलर अमाइनो एसिड्स है वो प्रीडोमिनेट्स इन मोस्ट प्रोटीन। बिकॉज स्मॉलर है तो उसका साइज़ छोटा है, तो वो ज़्यादा अमाइनो एसिड्स जो है उस प्रोटीन में आ सकते हैं। नेक्स्ट, द एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन अमाइनो एसिड इज़ नियरर टू 1 to 8। अब एवरेज मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन अमाइनो एसिड्स का वो 1 to 8 के करीब करीब होता है। तो बिकॉज द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जिसका मॉलिक्यूलर वेट 18 है, वो इज़ रिमूव टू क्रिएट ईच पेप्टाइड बॉन्ड्स। बिकॉज हमने पीछे जब हमने पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन वाली स्लाइड देखी थी, तो उसमें हमने ये बात डिस्कस की कि वाटर जो है वो रिमूव किया जाता है, फिर पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। अब जो वाटर है उसका मॉलिक्यूलर वेट 18 है, तो फिर क्या होगा, तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट अमाइनो एसिड रेजिड्यूज़ का इन प्रोटीन इज़ अबाउट, मतलब 1 to 8 में से 18 माइनस कर देंगे। बिकॉज 18 क्यों माइनस कर रहे हैं, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट निकाल रहे हैं, क्योंकि वाटर जब रिमूव होगा देन ही पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा और नेक्स्ट फिर जो है वो पेप्टाइड्स और प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होगी। तो फिर जो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट अमाइनो एसिड रेजिड्यू का प्रोटीन में वो है 1 to 8 minus 18 is equal 110. So I hope you get the idea. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.